हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन रह गए थे लास्ट पार्ट में, हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 52, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेटा, किसी भी ट्रांसपोर्ट में या रेलवे नेटवर्क बिछाने के पीछे जो मेन पर्पस होता है वो होता है वहाँ के जो रिसोर्सेस हैं उनका डेवलपमेंट कर सकें, जैसे या ट्रेड कर सकें हम। ठीक है, तो जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ जो रेलवे नेटवर्क बिछाया उसके पीछे मेन पर्पस क्या था कि वो हमारे यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको अपने देश ले जा सकें। ठीक है, उनको ट्रेड कर सकें। ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से आसानी से हो सके। तो चलिए ऑप्शंस को हम लोग पढ़ते हैं। देखो, ऑप्शंस को पढ़ने से दो चीज़ें समझ में आना, दो चीज़ें समझना कि ऑप्शन में कई बार ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि जो चारों ऑप्शंस आपको सही लगते हैं, लेकिन हमें वो ऑप्शन चूज़ करना है जो हमारे ऑप्शन जो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से दिया हो। देखो, इसमें भी यही है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन है उसमें है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रांस कॉन्ट्री, जाहिर सी बात है इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ट्रेड को बढ़ाया है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज़ किया है। सेकंड ऑप्शन है कि महाद्वीपों के आंतरिक भागों में संसाधनों का विकास करना। ठीक है, ये भी सही है। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, ये भी से लगभग सही है। कैदियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेट करना, या क्या नाम है, डिपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह, तो लगभग ये भी सही है। लेकिन मैंने कहा नहीं, आंसर हमें वो लगाना है जो हमारे ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से दिया हो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल मतलब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, तो दूसरे ऑप्शन में देखो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। ऐसे ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। अब देखो, अध्ययन तो हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में लगभग लगभग सभी चीज़ों का करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें वो आंसर लगाना है जो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से दिया हो, तो जो सूटेबल हो सबसे ज़्यादा। हम एग्रीकल्चरल का स्टडी करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। फिर उद्योगों का भी अध्ययन करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट का भी अध्ययन करते हैं, किस तरीके के ट्रांसपोर्ट, सी रूट्स की हम बात करेंगे, या ट्रांसपोर्ट रेलवे नेटवर्क्स की बात करेंगे, किस तरीके से बिछाए जाते हैं। जो चौथा ऑप्शन है जनसंख्या, तो इसका आंसर मोस्ट प्रॉब्ली जो है बेटा जनसंख्या होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लगाते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54। उसमें लिखा है कि सबसे कौन सा बिजिएस्ट रूट है। ठीक है, तो सबसे बिजिएस्ट रूट की हम जब भी बात करेंगे बेटा, ओशियन में, ओशियन ट्रेड रूट्स में। ठीक है, तो चलो पहले सोइस कैनाल के बारे में। तो सोइस कैनाल जो है वो मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, भूमध्य सागर और भूमध्य सागर और जो लाल सागर है उसको जोड़ती है। ठीक है, ठीक है, ये एक तरीके से ऐसे मान के चलो आप कि यूरोप और एशिया के बीच में एक तरीके से ब्रिज का काम करती है। ठीक है, पनामा कैनाल कहाँ पे है, पनामा कैनाल ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, और जो तीसरा है उत्तरी अटलांटिक मार्ग, इसका जो ऑप्शन आंसर होगा बेटा, सबसे जो बिजेस्ट रूट है वो है उत्तरी अटलांटिक। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक रूट की जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दो सबसे जो विकसित कंट्रीज़ हैं नॉर्थ में, एक तो कनाडा है और दूसरा है यूएसए। ठीक है, तो यहाँ से जो सबसे बड़ा जो विदेशी व्यापार है, यानी कि इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यहीं से होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा नॉर्थ अटलांटिक रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है जिसमें स्वायत्त सरकार के पास है। ठीक है, अब देखो, सरकार के पास है, इसका आंसर क्या होगा बेटा। देखो, टिस्को जो है किसकी है, टाटा स्टेट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो किसकी है ये, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, टाटा के द्वारा, टाटा जी के द्वारा ओन की जाती है। फिर रिलायंस जो है अंबानी साहब जी द्वारा ओन की जाती है। हिंदुस्तान लीवर जो है ये एक डच कंपनी है। ठीक है, इसकी एक जो है भारत एक सहायक ठीक है, भारत की एक भारतीय सहायक कंपनी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, रेलवे लाइंस। आजकल गवर्नमेंट जो है कुछ परसेंटेज अपने शेयर्स को प्राइवेट कर रही है, लेकिन अभी भी इसका जो स्वामित्व है वो 51% जो शेयर्स हैं, ठीक है, वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। मतलब 50% शेयर से मतलब है कि जिस भी कंपनी के शेयर, ठीक है, 51% जिसके पास भी होंगे, वो उसकी जो जर्नल बॉडी है, या यूं कहें कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो उन्हीं के पास रहती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की रेलवे में अभी भी डिसीजन मेकिंग पावर जो है रेलवे के पास है, गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में एक रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर होगा बेटा भागलपुर। ठीक है, मिर्ज़ापुर कहाँ है, यूपी में आता है, और ये यहाँ पे कालीन के लिए फेमस है। आपने सुना होगा यहाँ की जो कालीन है वो
और पीतल के बने बर्तनों के लिए फेमस है, ठीक है, पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है, ठीक है। बजारी, ये कोई बेटा ऐसा कोई मुझे तो याद नहीं आ रहा है। मोतीपुर, मोतीपुर ये बिहार के मुजफ्फरपुर में है, ये यहाँ पे शुगर फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 57। किसी उद्योग की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है कच्चे माल की उपलब्धता, हाँ सही है। सुव्यवस्थित परिवहन नेटवर्क, हाँ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क चाहिए। सस्ते मजदूर चाहिए। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक गतिविधियों में शामिल है, इट मीन्स प्राइमरी एक्टिविटीज़ की बात हो रही है। मैंने बताया नहीं 5 एक्टिविटीज़ होती हैं, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या आता है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, ये सब किससे आती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। ये जो स्टील और केमिकल इंडस्ट्री ये ज़्यादातर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में है। शिक्षक और डॉक्टर ये सर्विस सेक्टर की बात आ गई, ये तो ये टर्सरी में आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा बेटा सेल, ठीक है। सेल के अधीन इस्पात केंद्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, ठीक है। तो सेल जो है बेटा कहाँ पे है, भिलाई में। कहाँ पे है, भिलाई में, ठीक है। अब जो रायगढ़ की बात करते हैं, रायगढ़ कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे है जिंदल स्टील पावर प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे जिंदल स्टील पावर प्लांट है। अब जो कोरबा है, कोरबा में है बेटा PALCO, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता है। और बिलासपुर में ऐसा कुछ खास स्टील प्लांट है नहीं, बट ये एक चीज़ याद रखो इसके लिए, ये SECR, साउथ ईस्टर्न जो रेलवे है उसका, ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, बिलासपुर में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं। तो भारत में व्यापारिक नीति सुधारों का प्रमुख उद्देश्य क्या था। हमारे यहाँ जो ट्रेड जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे वो कहाँ कब आए थे, 1991 में, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को ख़त्म करना, ठीक है। आयात के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को हटाना, मतलब लाइसेंसिंग को सही करना, ठीक है। उनके पीछे जो आजकल देख रहे हो कि लाइसेंस लेना कितना कठिन हो गया था, ठीक है, इसलिए उसको सही किया गया, उसको मतलब थोड़ा आसान बनाया गया ताकि हमारे यहाँ जो कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो आसानी से अपना जो फैक्ट्री लगा सकें, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, विनिर्मित उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध को कम करना। मैन्युफैक्चरिंग जो कंज्यूमर गुड्स हैं उन पर क्या नाम है, कम करना, इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो इसका आंसर ये भी है, सही है। फिर इसका इसका आंसर देखो उपरोक्त सभी, ऐसे जब भी आंसर आएंगे तो उसका आंसर हमें लगाना है जनरली उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा है ब्लैंक और ब्लैंक कारक लौह और इस्पात उद्योगों के स्थान को प्रभावित करते हैं। देखो बेटा आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात हो रही है कि उनकी लोकेशन को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, कच्चा माल भी आंसर होगा, हाँ होगा। विद्युत स्रोतों की उपलब्धता, ये भी सही है। परिवहन भी सही है। लेकिन देखो मैंने कहा नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली हम वो लगाते हैं जिसमें हमें जो ज़्यादा सही होता है, ठीक है। तो हमें इसमें देखो ऑप्शन डी में क्या दिया है, ए और बी। तो ए और बी मतलब अगर हम एक ऑप्शन लगाएंगे तो एक तो लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमें जाहिर सी बात है डी ही लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि 2 रिक्त स्थान है, कॉमन सेंस ही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62, वॉन थ्योरन की, ठीक है। वॉन थ्योरन का कृषि सिद्धांत, एग्रीकल्चरल जो लोकेशन ट्रायंगल थ्योरी हमने पढ़ी है, ठीक है। तो वो किसकी है, वॉन थ्योरन की है। अब जो इनका सिद्धांत था बेटा, इंपीरियलिस्टिक नहीं था, ठीक है, नॉर्मेटिव नेचर में था, ठीक है। बिहेवियरल भी नहीं था, नॉर्मेटिव नेचर में ऐसे मतलब समझो, इन्होंने ये बोला कि 1826 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, ठीक है। इन्होंने बताया कि दुनिया में जो एग्रीकल्चर कैसी होती है, ठीक है, मतलब उन्होंने बताया कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमें खेती कैसी होनी चाहिए उस पर बात की उन्होंने, ठीक है। उन्होंने एक मतलब एक आइसोलेटेड स्टेट की कल्पना की जहाँ पर सब कुछ एक तरीके से समान है। तो ये क्या है बेटा, ये एक तरीके से नॉर्मेटिव थ्योरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जीडीपी में जो एग्रीकल्चरल सेक्टर का, ठीक है, जो टोटल योगदान है बेटा ये चेंज होता रहता है। अब ये 2024 का पेपर है, तो ये तो
अगर वैसे हम इसके हिसाब से जाएंगे तो लगभग जीडीपी में जो हमारा योगदान है वो लगभग 17 से 18% है। तो अब ये 2026 का डेटा मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, बाद में ऐड कर दूंगा, बट इसका आंसर क्या होगा, 18% लगभग अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो वॉन थ्योरम से बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो हम वॉन थ्योरम के जो थ्योरी है उसको एक अलग से सेपरेट लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसकी रिंग से क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखो इसका आंसर क्या होगा बेटा, कौन सा कृषि बाजार के सबसे निकट है, इसका आंसर होगा बेटा मिल्क शेड। ठीक है, अभी हम इसकी रिंग पढ़ेंगे, रिंग। ठीक है, तो जो पहली रिंग है जो सबसे करीब है वो है मिल्क शेड। ठीक है, फिर जो दूसरी रिंग आती है उसमें आता है फॉरेस्ट्री। ठीक है, फिर जो थर्ड रिंग आती है उसमें कॉमर्शियल गेन की बात होती है, चौथी रिंग में भी कॉमर्शियल गेन की बात होती है जनरली। ठीक है, जो सबसे दूर है वो है लाइव स्टॉक। ठीक है, हम इसके बॉन थ्योरम के मॉडल को अलग से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्फ्रेड वेबर से। ठीक है, अल्फ्रेड वेबर का जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है वो उस पर है। क्वेश्चन क्या कहता है, अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक स्थान का मॉडल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस लागत को कम करने पर केंद्रित है। ठीक है बेटा, तो इनका जो सिद्धांत है बेटा वो ट्रांसपोर्टेशन और लेबर कॉस्ट पे आधारित है। ठीक है, उसकी मिनिमल करने की बात की है उन्होंने। जो अपना सिद्धांत है 1909 में दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉस्ट थ्योरी। ठीक है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कम लगता हो, लेबर कॉस्ट कम लगता हो, और तीसरा इन्होंने बात की, इन्होंने तीन चीज़ों की बात की है। पहला है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, दूसरा है लेबर, तीसरा है एग्लोमरेशन या समूहन लाभ की जिसकी बात करते हैं। ठीक है, इन्हीं के हम सिद्धांत पे हम पढ़ेंगे आइसोडोपेन। ठीक है, रेखाओं की बात की है इन्होंने। तो आइसोडोपेन वे रेखाएं होती हैं जो समान कुल परिवहन लागत वाले बिंदुओं को मिलाती हैं। इट मीन्स कि जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न महाद्वीपों में माल परिवहन का सबसे लोकप्रिय साधन है। बेटा जो सबसे लोकप्रिय साधन की हम जब भी बात करते हैं तो मैंने बताया जो सबसे चीपेस्ट कौन सा होता है, सी रूट्स। ठीक है, तो वही सबसे जाहिर सी बात है सबसे लोकप्रिय होगा, तो क्या होगा इसका, सी रूट्स आंसर। ठीक है, वायु तो बहुत महंगा है, पाइपलाइन भी बहुत महंगी होती है, भूमि ट्रांसपोर्टेशन डीजल इतना महंगा है, बहुत चीज़ें बहुत महंगी, लेकिन सी रूट सबसे पॉपुलर है क्योंकि ये सबसे सस्ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। देखो ठीक है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया और उसके प्रभाव को समझने के पीछे मुख्य विचार क्या था, मतलब ग्लोबलाइजेशन के पीछे। ठीक है, तो उत्पादों का एकीकरण, सही बात है, सकल लाभ का एकीकरण। ठीक है, इसका भी आंसर ये है। ठीक है, बाजारों का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा इसका आंसर बी नहीं होगा। ठीक है, देखो इसका आंसर क्या होगा, ए एंड सी। ठीक है, उत्पादों का इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, बाजारों का एकीकरण, मतलब इट मीन्स कि फ्री एंड, जैसे कोई भी चीज़ एक दूसरे से हम इंपोर्ट कर रहे हैं आजकल, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, कोई भी चीज़ अमेरिका में बनी हुई चीज़ भारत में बिक रही है, तो भारत की चीज़ बनी हुई क्या नाम है, अमेरिका में बिक रही है। ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। नाउ द वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज हम कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत तट से 1886 में निर्मित ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन का क्या नाम था। ठीक है, इसका नाम क्या था बेटा, हमने बार बार पढ़ा है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन। ठीक है, इसका नाम था बेटा कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुई थी, 1881 में स्टार्ट हुई थी और ये 1886 में लगभग कंप्लीट हुई। ठीक है, और ये अटलांटिक के, या हम यूँ कहें मॉन्ट्रियल से पूरब में, अटलांटिक जो तट है उसके पूरब में मॉन्ट्रियल से, और पश्चिम में पैसिफिक जो तट है उसके वैंकूवर को जोड़ता है। ठीक है, और ये बेसिकली जो है जो कनाडा के विशाल जो पेरी मैदान है, ठीक है, उनको वहाँ के जो एग्रीकल्चर गेहूँ की उत्पादन है उसको क्या नाम है, ट्रेड के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसके बीच से होकर गुजरता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइट कॉलर जॉब। देखो आ गया। ठीक है, हमने रेड कॉलर जॉब के बारे में जाना था। रेड कॉलर जॉब क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, ब्लू कॉलर जॉब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, पिंक कॉलर जॉब हमने पढ़ा था। ठीक है, वो जनरली जो वुमेन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, उनसे। तो वाइट कॉलर जॉब किससे आएगा बेटा, ये फोर्थ श्रेणी की है। गोल्ड कॉलर जॉब क्या होगा, गोल्ड कॉलर जॉब फिफ्थ। ठीक है, क्वाइनरी एक्टिविटीज़ की बात होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट 70th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आयरन स्टील के लिए बेटा। ठीक है, तो आयरन स्टील के लिए बेटा कौन सा प्रसिद्ध है, जमशेदपुर। ठीक है, कौन सा है, जमशेदपुर। यहीं पे क्या है, टिस्को। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1907 में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, क्योंकि यहीं पर देखो
अब अगर वॉन थ्योरन के हिसाब वेवर की थ्योरी के हिसाब से जाओगे तो यहाँ पे लोकेशन जो है परफेक्ट है, ठीक है, आयरन स्टील के लिए। कैसे है? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, पानी चाहिए होता है लोकेशन किसी भी उसके लिए। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे स्वर्ण रेखा और खरकई जो रिवर है वो यहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद झरिया से यहाँ पे कोल आता है, कोकिंग कोयल आता है, ठीक है। लौह एस के लिए मयूरगंज है, उड़ीसा है, और नोवा मुंडी है, वहाँ से चीज़ें आती हैं। तो ये क्या है, परफेक्ट लोकेशन है। झरिया किसके लिए, झरिया और रानीगंज, ये दोनों कोयला की खदानें हैं, ठीक है। झरिया झरिया कहाँ पे है, झारखंड में है। रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। बिहार इसका आंसर नहीं होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अल्फ्रेड वेबर ने स्थानिक त्रिभुज, ठीक है, कि अपनी अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पेश की थी, ठीक है। तो इन्होंने बेटा क्या बताया था, अब देखो, अब इनके यहाँ पे थोड़े से हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि जो लोकेशन ट्राइंगल है, ठीक है, लोकेशन ट्राइंगल इन्होंने थ्योरी में क्या कहा कि मान लो ये कोई R1 है, ठीक है, R1 कोई लोकेशन है, R1 है, R2 है, और ये मार्केट है। तो हम इंडस्ट्री कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब बात आती है, तो इन्होंने बोला कि R1 जो है, मतलब यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ये रिसोर्सेज की बात हो रही है, M मतलब मार्केट की बात हो रही है। तो इन्होंने कहा कि R1 जो है स्थिर है, इट मीन्स कि वो स्टैटिक है। लेकिन जो R2 है वो हर जगह पाया जाता है, मतलब R2 R1 जगह पे भी पाया जाएगा, R2 जगह पे तो है ही है, लेकिन M2 जगह पे भी है, ठीक है। और देखो और क्या लिखा है कि दोनों शुद्ध हैं, मतलब प्योर हैं। प्योर मटेरियल्स वो होते हैं जो एक तरीके से नोजा वजन को ना कम करने वाले, जैसे सूत उद्योग हो गया डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया। फिर जो दूसरा है कि R1 और R2 दोनों स्थिर हैं, ठीक है, स्टैटिक हैं, और दूसरे प्योर हैं। इट मीन्स कि R1 ना R1 की लोकेशन दोनों सेम है, मतलब अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक है, मार्केट अपनी जगह पे रहेगा, दोनों प्योर हैं, ठीक है। मतलब ऐसे देखो, प्योर का मतलब यहाँ पे समझ लो शुद्ध का मतलब, यदि दो कच्चे माल शुद्ध हैं, ठीक है, तो जो बाजार है मार्केट, तो जो उद्योग है इंडस्ट्री जो है वो बेटा ज़्यादातर मार्केट के आसपास लगाई जाती है। प्योर का मतलब ये होता है कि वो जो अपने जो वजन है वो सेम एट इज रहता है, ठीक है। क्योंकि अब मार्केट की तरफ क्यों लगाई जाएगी, क्योंकि कच्चे माल को बाजार तक ले जाने में और तैयार माल को बाजार तक ले जाने में जो खर्च है, ठीक है, वो क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए त्रिकोण बनेगा ही नहीं। तो जो इंडस्ट्री जो है कहाँ लगेगी, वो मार्केट की तरफ लगेगी। अब जैसे जो दूसरा आ जाओ, फिर R1 और R2 जो सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हैं, मतलब कहीं भी पाए जाते हैं, ठीक है, यूबिक्विटस की बात हो रही है, सर्वव्यापी हैं। और जो चौथा आंसर है वो है R1 और R2 स्थिर और स्थूल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा बेटा डी ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो हम बेटा इसके लिए अलग से थ्योरी हम पूरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चीनी उद्योग का स्थान उत्तर भारत में दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। लोकेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब अब जो पहले क्या था, शुगर कैपिटल किसको माना जाता था, यूपी को, ठीक है। बिहार और जो यूपी है उसको चीनी का कटोरा कहा जाता था। लेकिन आजकल ये महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु की ओर खिसक रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, मेन पर्पस रीज़न क्या है, ठीक है, साउथ की तरफ जा रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है बेटा, बेसिकली बिजली की सस्ती एवं निर्बाध आपूर्ति, नॉर्थ में भी होती है साउथ में भी होती है बेटा, इस ये तो आंसर नहीं होगा। हाई लेबर कॉस्ट, ये भी हमारे यूपी और क्या नाम है बिहार में लो लेबर कॉस्ट है, ये तो नहीं होगा आंसर, ठीक है। फिर तीसरा क्या होगा, अच्छी तरह से विकसित रेल नेटवर्क, ये भी आंसर नहीं होगा बेटा, नॉर्थ में भी हमारे यहाँ तो अच्छा खासा रेलवे नेटवर्क है यूपी और बिहार में। इसका आंसर गन्ने में उच्च उपज और उच्च सामग्री, ठीक है। इट मीन्स कि जो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके का हो रहा है बेटा, हाई ईल्ड जो है, हाई कंटेन जो मतलब जो एक गन्ना है उसमें जो शुगर की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ना उद्योग का स्थान निर्धारण, ठीक है। तो गन्ना उद्योग के लिए फैक्ट्री हम कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, गन्ना के लिए क्या होना है, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, हाँ चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें भी आता है नियमित फैक्ट्री चलाने के लिए नियमित बिजली चाहिए, ठीक है, पावर सप्लाई चाहिए, सी भी है, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, अच्छा नेटवर्क, अगर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होगा तो हम शुगर को कहाँ से बेच कैसे पाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो
देखो सबसे सूटेबल आंसर क्या है, ए और बी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दोनों जो दो उसमें आ रहा है, ठीक है बेटा, दो ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर सिंगल ऑप्शंस की बात होती तो हम कोई भी लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन हम जब डी की बात आ रही है तो डी लगाएंगे यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वेवर को, ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखो, वेवर और क्या नाम है, वॉन थ्योरम, दो थ्योरी हैं यहाँ से आपको, ये दो थ्योरी हैं, लगभग लगभग आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है, यहाँ से, और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे भी अलग से। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो बन रहे हैं, लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इन्होंने जो बात की थी बेटा, किसकी बात की थी, पहले मैंने बताया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, इन्होंने बात की थी बेटा कॉस्ट एनालिसिस की बात की थी, ठीक है, इन्होंने किसकी बात की थी, कॉस्ट एनालिसिस की। अब इनका जो सिद्धांत था वो क्या था, लीस्ट कॉस्ट अप्रोच पर आधारित था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, लीस्ट कॉस्ट। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम मार्ग, सिल्क रूट, सिल्क रूट बेटा किसके लिए फेमस था, अब देखो बताओ। तो चलिए हम लोग, जो सिल्क रूट था बेटा, वो बेसिकली प्राचीन जो ट्रेड रूट्स हैं उनमें सबसे बड़ा, विशाल जो बड़ा, ये चाइना की एक डायनेस्टी थी, हान डायनेस्टी, ठीक है, को जो मध्य एशिया है, मिडिल जो एशिया है, उससे एक रोम के रास्ते, मतलब रोम यूरोप को जोड़ने वाला एक रास्ता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, चीन और रोम को। अच्छा, इसको एक इसके बारे में एक फैक्ट है बेटा, वो पढ़ लो। जो सिल्क रूट है, जो सिल्क रूट का सबसे, मतलब इस शब्द का प्रयोग, ठीक है, पहली बार किसने किया था, 1877 में जर्मन भूगोलवेत्ता थे बेटा, फार्डिनेंड, ठीक है, वॉन रिच्थोपेन, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इसको नामकरण किया, ठीक है। तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो हम ये पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ जैसे मिडिल ईस्ट की जो जोग्राफी है वहाँ से देखो क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर है स्ट्रेट, स्ट्रेट, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी स्ट्रेट है जो वो मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक सी को जोड़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, जिब्राल्टर, ठीक है। और हॉर्मोज जो स्ट्रेट है वो बेटा कहाँ पे है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में आजकल आप न्यूज़ में पढ़ रहे होगे, तो ये कहाँ है, पर्सियन गल्फ में है, ठीक है। जो आजकल हम देख रहे हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, ईरान ने आजकल कब्जा करके रखा है, चोकिंग पॉइंट बना के रखा है, ठीक है। बॉस्फोरस स्ट्रेट कहाँ है बेटा, ये यह तुर्की में है, तुर्की, जो ब्लैक सी को मरमारा सागर से जोड़ती है, ठीक है। अब आ जाओ, डोवर स्ट्रेट कहाँ है बेटा, ये इंग्लिश चैनल का, इंग्लिश चैनल का एक सकरा सा हिस्सा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध ट्रेड यूनियनों से है, ठीक है। अब देखो ट्रेड यूनियंस की बात आ गई यहाँ पे, इसका आंसर जो होगा बेटा सी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1947 में, ठीक है। बीएचयू क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, और जीएनडीयू क्या है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, ठीक है। एलडीयू क्या है, एलडीसी, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज आई थिंक, बट इसका आंसर क्या है, सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वॉन थ्योरम की थ्योरी से देखो, ठीक है, इसमें लिखा है कि फ्रूट प्रोडक्शन के लिए सबसे कौन सा उत्पादन, मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा लगाया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ की जो बिडरेंट जो थ्योरी है बेटा, ठीक है, बिडरेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वॉन थ्योरम की थ्योरी है बेटा, ठीक है, उसी का जो मुख्य आधार है वो क्या है, बिडरेंट थ्योरी। तो उसके आधार पर इसका आंसर क्या होगा, बाजार और बागवानी, ठीक है। तो फलों की खेती के लिए पशुधन का चौपट होना नहीं होगा, जाहिर सी बात है, वाणिज्यिक अनाज नहीं होगा, डेयरी नहीं होगा, जाहिर सी बात है क्या होगा, बारिश बागवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू द जीडीपी ऑफ इंडिया, ठीक है।
मतलब कौन सा जो सेक्टर है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है बेटा। प्राइमरी सेक्टर नहीं है हमारे यहाँ, सेकेंडरी सेक्टर भी नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? टर्सरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर अगर हम इसकी बात करें तो लगभग 50% से प्लस है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ का मैंने बताया था लगभग 17 से 18% है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 80, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक रूप है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बात हो रही है। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं जिनका अर्थ होता है मतलब सरकार का कोई एक रूल नहीं चलता है। ठीक है, जहाँ मतलब एक तरीके से नौकरी की जो सुरक्षा है, निश्चित जो हम वर्किंग आवर्स हैं, पेंशन हो गया, पीएफ होगा, जो जैसी जो सोशल सिक्योरिटीज़ की स्कीम्स हैं वहाँ पर नहीं होती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। ठीक है, तो उनको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। देखो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वहाँ पे आप जब भी काम करने जाते हो आपका पीएफ अकाउंट खुलता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, वहाँ पे भी आपका पीएफ अकाउंट खुलता है। पब्लिक, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, आजकल इन सबको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। लेकिन स्ट्रीट जो वेंडर्स होते हैं, जो मतलब रेडी चलाने वाले लोग हो गए, ठीक है, इनका ये आज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं। और ठीक है, इनके लिए सरकार ने एक स्कीम भी चलाई थी, उस स्कीम का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा कि यू का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पर है यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय बेटा? तो कहाँ है? अच्छा, यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज़ हैं? 27 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जिसका आंसर है बेटा वो है ब्रुसेल्स। ठीक है, और जो 27वीं कंट्री थी वो थी बेटा क्रोएशिया। क्रोएशिया कब जुड़ी थी? 2013 में। और उससे जो पहले कंट्रीज थी 2007 में जुड़ी थी, बुल्गारिया और रोमानिया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। अब इसमें देखो, इसमें लिखा है संसाधनों की अवधारणा है, मतलब यहाँ से रिसोर्स जोग्राफी के जो डेफिनेशन है वहाँ से बात की जा रही है। ठीक है, तो हम सभी ऑप्शन को एक एक बार पढ़ेंगे, फिर देखो, फिर उसका आंसर लगाएंगे। संसाधनों से तात्पर्य पर्यावरण में उपलब्ध सभी सामग्रियों से है। हाँ, सही है इसका आंसर। ऐसे संसाधन जो तकनीकी रूप से सुलभ, आर्थिक रूप से व्यवहार और सांस्कृतिक रूप से टिकाऊ हो, यह भी आंसर सही है। संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारी सहायता करते हैं, यह भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब जिमरमैन की थ्योरी है, जिमरमैन ने क्या कहा था? जिमरमैन, ठीक है, जिमरमैन भाई साहब ने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं, वे बनते हैं। रिसोर्स आर नॉट बट दे बिकम। इट मीन्स कि उनको हम संसाधन कुछ भी होते नहीं हैं, उन्हें हम बनाया जाता है। मतलब वो टेक्नोलॉजिकली रूप से, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि जब तेल की खोज हुई थी मिडिल ईस्ट में, उससे पहले भी तेल पृथ्वी के अंदर था, लेकिन जब इंसानों ने उसका उपयोग करना सीख लिया तो वो हमारे लिए रिसोर्सेज बना। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो मनुष्य के लिए उपयोगी होगा वो रिसोर्सेज कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। खनन गतिविधि में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? आप देखो, क्वेश्चन को पढ़ते समय बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, तो यह केवल सतह के नीचे की चट्टानों से खनिज प्राप्त करने की क्रिया है। देखो बेटा, यहाँ पे आंसर क्या आ गया? केवल। जब ऑप्शन में केवल आ जाए ना बेटा, तो इसका आंसर मतलब इट मीन्स हो सकता है कि ये आंसर नहीं होगा, मतलब इसके जनरली आंसर जो है, चांसेस जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, अब खनन क्या करते हैं? केवल ऊपर से किया जाता है, नीचे से भी तो किया जाता है। ठीक है, हुँ? या जो ओपन कास्ट हो गया, या आजकल जो, ठीक है, नदियों के में से, रेत में से जो प्लेसर डिपॉजिट्स हो गए, ठीक है, उनको निकाला जाता है, तो वो कहाँ हो गए? वो तो नीचे चट्टानों से थोड़ी ना हो गए, वो तो ऊपर से भी हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर केवल ये तो नहीं होगा। फिर अगला पढ़ते हैं। यह एक ऐसी गतिविधि है जो प्राकृतिक पर्यावरण परिस्थितियों द्वारा काफ़ी हद तक नियंत्रित होती है। बेटा, नियंत्रित तो नहीं होती है। ठीक है, क्या है? खनन जो है बेटा, वो किससे बेसिकली, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है या इकोनॉमिक डिमांड जो है उसको कंट्रोल करती हैं, ना कि इन्वायरमेंट कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, सॉरी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पहली जो खदान थी इंडिया की, फर्स्ट माइन कहाँ लगी थी बेटा? रानीगंज में। ठीक है, रानीगंज कहाँ है?
इसका आप इसकी जो स्थापना है बेटा 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हुई थी, ठीक है। और यह जो है बिटुमिनस जो कोयले के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। और यह कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वह उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए कृषि उपज पर निर्भर करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा बेटा एग्रीकल्चर बेस्ड। बेटा देखो ना, कच्चे माल के लिए कृषि उपज पर निर्भर करता है, तो एग्रीकल्चर आधारित जो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो सीधे खेतों से कच्चा माल लेते हैं, जैसे कपास से सूती वस्त्र बनाते हैं, ठीक है, गन्ने से चीनी बनाते हैं, तिलहन से मतलब जो खाद्य पदार्थ बनाते हैं, तो वो क्या है? एग्रीकल्चरल वेस्ट। मिनरल वेस्ट मतलब जो खदानों से कच्चा माल लेते हैं, ठीक है। एनिमल वेस्ट हो गया, जो एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल से मतलब जो लोग एनिमल पे निर्भर रहते हैं, जैसे चमड़ा उद्योग हो गया या ऊनी वस्त्र उद्योग हो गया। फॉरेस्ट वेस्ट मतलब जो जैसे कागज उद्योग हो गया, ये किस पे है? तो इसका आंसर क्या होगा? एग्रीकल्चर। उसके बाद आ गया, भारत में निम्नलिखित में से एक आदिम रूप से झूमिंग में बेवर या दहिया कहा जाता है, ठीक है। झूम कल्टीवेशन की बात हो रही है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात हो रही है बेटा यहाँ पे, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब इनको इसको बोलते हैं हम स्लैश या वर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में इसको हम बेवर के नाम से जानते हैं या दहिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। हम उड़ीसा में इसको किसके नाम से जानते हैं? पामा डामी नाम से जानते हैं या कॉमन नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में हम इसको किसके नाम से जानते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आंध्र प्रदेश में हम किसके नाम से जानते हैं? पोडू के नाम से जानते हैं, पेडा के नाम से जानते हैं बेटा। और नॉर्थ जो ईस्ट है उस वहाँ पे हम किसके नाम से जानते हैं? झूमिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, स्लैश एंड वर्न जो बेटा होता है, एक ऐसी ज़मीन होती है, ज़मीन को दोबारा उपजाऊ बनाने के लिए 15 साल के लिए 10 से 15 साल के लिए मतलब मिल जाता है एक तरीके से, ठीक है। मतलब एक तरीके से काटो और जलाओ मतलब, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 87, वो है रबी की फसल सर्दियों में अक्टूबर में दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से कब तक खाई जाती है बेटा? जून तक, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? जून। तो अब रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं बेटा? सबसे पहली चीज़ तो बात होती है, रबी की फसलें कौन सी हो गई? गेहूँ हो गया बेटा, ठीक है, चना हो गया और सरसों हो गया, ठीक है। इसको हम मानते हैं जनरली रबी। फिर उसके बाद आ जाओ खरीफ। खरीफ जो है जून जुलाई से लेके, जून और जुलाई में इसकी बुआई होती है बेटा, और इसको काटा जाता है सितंबर और अक्टूबर में। इसको जो एग्जांपल होंगे बेटा, चावल, मक्का हो गया और कपास। और तीसरी फसल आती है बेटा जायद की फसल। जायद की फसल कब बोई जाती है? गर्मियों के छोटे समय के लिए हो जाती है, जैसे तरबूज हो गया, मार्च से जून के बीच में बोई जाती है, ठीक है। जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, ये सब चीज़ें हम किस में हैं? जायद की फसलों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पे। देखो एक्टिविटीज़ से बहुत क्वेश्चन आए हैं बेटा, ठीक है। तो द्वितीय गतिविधियों में क्या है? मैंने बताया था प्राइमरी में क्या है? एग्रीकल्चरल वेस्ट। सेवाएं क्या हो गई? सेकंड टर्सरी में आ गई बेटा, ठीक है, सर्विस सेक्टर। उत्पादन क्या हो गया? प्रोडक्शन, ये आ गया सेकेंडरी में। कच्चा माल क्या हो गया? रॉ मटेरियल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल जनरली किस में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में आएगा बेटा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का लगभग वह भूभाग जो अनुपयुक्त है, अनसूटेबल है। इसका आंसर वैसे देखो बहुत ट्रिकी है, इसमें कोई की कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। मतलब इसमें ये नहीं पूछा है कि किस किस लिए मतलब अनसूटेबल है। तो अगर हम इसको केवल रहने के पर्पज़ से माने, ठीक है, तो लगभग पृथ्वी का 30% जो है वो लैंड है और 70% क्या है? ओशियन है। तो हम इसको मान सकते हैं अनुपयुक्त है बेटा 70%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं अधिकतर किस पर आधारित हैं? ठीक है, बताओ किस पर आधारित होंगी? निर्यात पर भी, आयात पर, या लेबर पर, या पूंजी पर? इसका जो सबसे सही आंसर होगा बेटा वो होगा कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल ही इसको, क्योंकि देखो जो मेन चलाने के लिए जो चीज़ ज़रूरत होती है, मतलब किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, हमें किसकी ज़रूरत है भाई? पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। मार्क्स से लेके चाहे आप एडम स्मिथ की बात करें, सभी ने पूंजी को एक जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसका आधार माना है। तो इसका आंसर क्या होगा? पूंजी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान है और भविष्य में उपयोग किए जा सकते हैं कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब एग्जिस्ट तो अभी करते हैं, जो
भविष्य में उपयोग किए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब इनको हम क्या बोलेंगे, संभावित संसाधन, ठीक है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद तो हैं लेकिन उनका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखें बेटा, लद्दाख में यूरेनियम मिला है, राजस्थान और गुजरात में देखो सौर ऊर्जा से रिलेटेड कितनी भी संभावनाएं हैं, लेकिन हम उनका 100% यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे और एक्चुअल संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका वर्तमान में उपयोग हो रहा है। जैसे जर्मनी का जो रूहर क्षेत्र है वहाँ पे कोयला हो गया, ठीक है, पश्चिमी एशिया में कोई खनिज तेल हो गया, और जो नेक्स्ट है बेटा स्टॉक जो होते हैं वे पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ हैं जो मानवीय ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उन्हें निकालने की तकनीक ही नहीं है, ठीक है। मतलब अभी इनके पास हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं आई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम माने H2O में हाइड्रोजन है जो ऊर्जा का गजब स्रोत माना जाता है, ठीक है, लेकिन हमने अभी तक इसको बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास कोई सस्ती तकनीक नहीं है जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग किया जा सके, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं रिजर्व रिसोर्सेज। वो होते हैं बेटा जो स्टॉक रिसोर्सेज हैं, उन्हीं का एक हिस्सा है, लेकिन हमारे पास तकनीकी भी है, लेकिन हम जानबूझकर भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन्हें बचा के रख रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम माने इसका ले सकते हैं जो बांधों से जो हमने डैम बनाए हैं, ठीक है, डैम में भरा हुआ पानी हो गया, ये क्या है, भविष्य की पीढ़ी के लिए उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वर्तमान में भारत, अब देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बेटा वो ट्रिकी होते हैं, इनका हमें लेटेस्ट डेटा चाहिए होता है, ठीक है। जीडीपी में जीडीपी की रैंकिंग आई है बेटा, ठीक है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब अगर हम दो प्रीवियस ईयर के साथ जाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। अभी हम फर्स्ट पे नहीं आए हैं, सेकंड पे भी नहीं आए, थर्ड पे भी नहीं है अभी, तो इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के मामले में मानेंगे तो हमारा तीसरा स्थान है। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी में, तो नॉमिनल जीडीपी में अभी हम 5th लार्जेस्ट पे हैं, ठीक है, जापान को हमने पछाड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भारत में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ठीक है, 1/5 ऑफ द जीडीपी, ठीक है। इट मीन्स कि लगभग 20% जीडीपी का है, और 25% जो है वर्क फोर्स। पहला आंसर नहीं होगा बेटा, ठीक है, मैंने क्या बताया था, 18 से, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा 1/3, मतलब 33% जीडीपी का है, और 1/6 ये भी नहीं होगा, 1/4 25%, 20%, ठीक है। इसका आंसर होगा बेटा लगभग ये, ठीक है, लगभग 20% जो है जीडीपी का है बेटा, और सॉरी 25% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है, लगभग 20% जो है लेबर, जो टोटल वर्कफोर्स की जो हमारी लेबर है वो किसमें इंगेज है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, यूरोपियन पॉलिसीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन से देखो क्वेश्चन आया, यूरोपियन यूनियन नीतियों का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था बेटा, द फोर फॉर फ्रीडम, मतलब सिंगल मार्केट हो, ठीक है, इसका आधार बनाने का जो एक यही आधार था कि पूरे जो कंट्रीज मिला के मतलब एक सिंगल मार्केट बनाए, ठीक है। तो ऑप्शन होगा इसका बेटा ए, ठीक है, द फ्री, मतलब आंतरिक बाजार के भीतर लोगों, वस्तुओं और सेवाओं तथा पूंजी की मुक्त आवाजाही, ठीक है, आंतरिक बाजार के भीतर मुक्त आवाजाही नहीं, ये तो नहीं होगा, नेगेटिव आंसर है इसका आंसर। शैक्षणिक, व्यावसायिक और तकनीकी प्रशासनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण, ठीक है, और इसका आंसर ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, शोधकर्ता द्वारा असबाब संयंत्र के लिए, ठीक है, असबाब संयंत्र के लिए सही खोज स्थान खोजने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये सोचो कि जो जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा जो एक असबाब संयंत्र है उसके लिए हम कौन सी थ्योरी का यूज़ करते हैं बेटा, कहने में क्या है, एग्रीकल्चरल के लिए तो हम बेवर की थ्योरी, सॉरी वॉन थ्योरन की थ्योरी है, लेकिन इंडस्ट्रियल लोकेशंस की जब भी बात करेंगे तो हम बेटा बेवर की थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है, इंडस्ट्री लगाने की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लैटिन अमेरिका मुक्त बाजार संघ की स्थापना 1960 में की गई थी। अब इसमें कौन कौन से देश थे, ठीक है बेटा, इसको याद रखना, एक मोर्टे वीडियो की संधि हुई थी, ठीक है,
संधि के टाइम पे इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो ऐसे याद रखना बेटा, इसका जो आंसर है बेटा अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, मैक्सिको, पेरू और उरुग्वे। ठीक है, और जो 1980 में जो लाफ्टा था, इसको पुनर्गठित करके ALATAI लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे। ठीक है, देखो ट्रांस कॉन्टिनेंटल से बहुत क्वेश्चन आए हैं बेटा, तो पढ़ के जाना है। इसका आंसर होगा बेटा ए। ठीक है, स्टुअर्ट हाईवे ये कहाँ पे है? डार्विन और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा, ठीक है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवे है। ठीक है, और उसके बाद आ जाओ गोल्ड कॉलर जॉब। तो गोल्ड कॉलर जॉब बताया था मैंने, 5th। ठीक है, फिर स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात हो रही है बेटा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेसिकली कहाँ की जाती है? ट्रॉपिकल जोन में की जाती है। ठीक है, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 100, लास्ट क्वेश्चन है, वेबर के सिद्धांत की पहली और महत्वपूर्ण विशेषता। इनका 2 भागों में विभाजन है, शुद्ध सिद्धांत और यथार्थवादी, रियलिस्टिक था इनका सिद्धांत बेटा। ठीक है, प्योर थ्योरी की बात की है, रियलिस्टिक है, अप्लाइड थ्योरी है इनकी। ठीक है, तो चलिए हमारा यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले जो वीडियो है उसमें हम वेबर, बॉन-थ्योरन और एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं, ये 3 टॉपिक्स हैं जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे गए, इनको पढ़ेंगे। तो सभी का थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।